हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे किस तरीके से होता है, इसको जानने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस हमारे पास किस वजह से होता है और रेजिस्टिविटी किस वजह से होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई भी अगर हम मेटल लेते हैं, कोई भी हम कंडक्टर लेते हैं, लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई कंडक्टर इस तरीके से है। तो इस कंडक्टर में अभी आपने कोई करंट पास नहीं किया, आपने इसमें बैटरी से कर दिया कनेक्ट, बट स्टिल इट इज ओपन। अभी हमारे पास ये क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे रेस्ट पे होंगे या मोशन में होंगे, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके जो है हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है, और इनका जो मोशन होता है हमारा ये फिक्स नहीं होता, ये रैंडमली मोशन में होते हैं। ओके, इनका जो मोशन होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होकर के ये रैंडमली आपके डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे मूव करते हैं बिना करंट पास के। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी स्पीड होती है, बहुत ही ज्यादा स्पीड मूव कर रहे होते हैं। अप्रॉक्स 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनको कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। अभी आप समझेंगे जब हमारा चार्ज फ्लो होता है, व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग देन देयर इज अ करंट। ओके, बट यहाँ पे हमारा जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो हो रहे हैं, बट इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इनका जो एक एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, इनका एवरेज वेलोसिटी जो इनका होता है दैट इज 0। ओके, एज वी अप्लाई करंट थ्रू इट, जैसे ही करंट पास करते हैं तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बी अप्लाइड। हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इन चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे पास क्या होता है QE, F इज इक्वल टू QE। अब ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमारे पास होता है माइनस का E, वी कैन से F इज इक्वल टू माइनस ऑफ E। ओके, E is the charge of electron and E is the applied electric field। अब बच्चे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले ही आपकी बहुत अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर करता है क्या, अट्रैक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बस ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी मूव होने स्टार्ट होते हैं। जो पहले किसी हमारे पास क्या अलग अलग डायरेक्शन जा रहे थे, अभी के स्टिल अभी भी ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, बट इनके पास एक रिजल्टेंट है। अभी भी ये जिगजैग मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरीके से गया, यहाँ से गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फाइनली यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, वो उससे कोलाइड हुआ, देयर इज अ कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एनर्जी गेन किया। वो जो उसने एनर्जी गेन किया दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन में आया। उसने क्या किया, वो कोलाइड हुआ विद अदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयन हमारे हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन से हमारे कोलाइड होता है। कोलाइड होने के बाद जो उसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसफर हो जाती है इसमें दूसरे आयंस के अंदर। फिर वो भी हमारा मूव करता है, जिगजैग मूव करता है, बट उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं क्या, कि हमारे पास यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने स्टार्ट हो जाते हैं जिस स्पीड से। अब देखो पहले तो इनका स्पीड क्या था, 0 बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इनके पास एक स्पीड है जिस स्पीड से हमारे ड्रिफ्ट हो रहे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, तो दिस ड्रिफ्टेड स्पीड, ये जो हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे कहते हैं VD। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव हो रहे हैं आपके, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है। ओके, तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय व्हिच दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एवरेज वेलोसिटी 0 था, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पास एक वेलोसिटी होता है। ये वेलोसिटी कितना होता है आपको पहले ये कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास जिस इलेक्ट्रिक फोर्स था, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE, हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, इस फोर्स की वजह से वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होता है।
वही काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, तो हमारे पास वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है एफ इक्वल टू एम ए, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ई बाय एम, ठीक है। हमारा जो एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो ये होगा, इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन का मूव कर रहा है और जाकर के फिर वो क्या हो रहा है, हमारा कोलाइड हो रहा है, किसके साथ जाकर के, किसी भी पॉजिटिव आयंस के साथ या किसी अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो कोलाइड होने के बाद उसकी जो एनर्जी है वो क्या हुई, लॉस हुई, ओके, उसने एनर्जी ट्रांसफर की किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी जो लॉस हो रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसके फॉर्म में होगा, वो होता है हमारा हीट की फॉर्म में। वो जो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में हमारा होगा, हीट की फॉर्म में हमारा लॉस होता है, ठीक है। अभी ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपको ये पहले पता होना चाहिए, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो सबको। वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर पासिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कंडक्टर। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बना था आपको, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन या किसी अदर पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है। आफ्टर कोलिजन देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है ना हीट की फॉर्म में, दिस अराइज द रेजिस्टेंस। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हर एक कंडक्टर में क्या एक रेजिस्टेंस होता है जो कि अपोज करता है किसका, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो उसका अपोज करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये जो अपोज होता है सभी कंडक्टर में अलग अलग होता है, किसी में बहुत कम किसी में बहुत ज्यादा, उसके हिसाब से उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी वेरी करती है। तो लेट अस कंसीडर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, आपने पढ़ा होगा u प्लस at इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले u1 था, एक्सेलरेशन a है और t टाइम। यहाँ पे जो हमारा टाइम बच्चे वो टाइम क्या है हमारे पास, अब एक इलेक्ट्रॉन जब चला वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल था, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम जो इंटरवल है हम यहाँ पे यूज करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें तो ये वो टाइम होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन या किसी पॉजिटिव आयन से कोलाइड करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, एनर्जी लॉस करता है। दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ओके। इसको डिनोट करते हैं टाउ के साथ, टाउ। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या होगा हमारे पास, u2 a टाउ 2। अब सभी इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास जो एवरेज इनका जो टाइम इंटरवल होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा, वो सबका अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सबकी स्पीड क्या होगी, स्पीड सबकी अलग अलग होगी, सबका जो है कोलिजन ये नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने से क्लोज वाले से कोलाइड करेंगे, कुछ थोड़े से दूर वाले से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे वैल्यूज को पुट कर देते हैं हमें। तो u1 प्लस u2 प्लस u3, और ये u1 आपका एक साथ हो जाएगा इधर, और आपका यहाँ पे ये आ जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, टाउ 1 डिवाइड बाय n, ओके। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इनिशियली, ठीक है। जब हमने करंट पास नहीं किया था तो इसका एवरेज वेलोसिटी 0 था, कोई हमारे पास यहाँ पे कोई इसका डायरेक्शन या कोई डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं था, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाउ, ये जो है आपका एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ये हमारे पास क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन, इसको हम टाउ मान लेते हैं, ए टाउ। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू क्या था हमारा, ई बाय एम। यहां से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, वीडी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई बाय एम इनटू टाउ। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो जस्ट इसके अपोजिट होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा हमारे पास, जस्ट इसके अपोजिट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके क्या होते हैं, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास केवल और केवल डायरेक्शन के लिए हमारा यूज हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे कंसेप्ट आपका ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, आपको टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर करना है तो पहले आपको टाउ समझना होगा। टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम, जो इलेक्ट्रॉन
किसी पॉजिटिव आयन या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बीच का जो टाइम लेता है, ठीक है, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका रिलेशन है करंट के साथ, आई करंट के साथ इसका एक रिलेशन है हमारे पास। वो रिलेशन एक बार और क्लियर हो जाए तो फिर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग कर लेते हैं, रिलेशन विद करंट। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ। तो इसका भी हमारा छोटा सा एक डेरिवेशन का सा प्रूफ है जो कि आप कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन हमारे पास क्या, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो फॉर्मूला है आपका एक तरीके से क्या रामबाण है। इस फॉर्मूले बेस पे सारे फॉर्मूले आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हर तरह का न्यूमेरिकल बन जाता है। कई सारे फॉर्मूले जो है उनका बेस ही हमारे पास यही होता है। चलो इसको थोड़ा ड्राइव करना सीख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की एक नंबर डेंसिटी होती है, नंबर डेंसिटी। अभी आपको मैंने बताया कि कुछ कंडक्टर रेजिस्टेंस कम होता है, कुछ कंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके नंबर डेंसिटी पे। नंबर डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी मींस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। लेट कर लेते हैं आपके पास ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर का ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। ओके, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, अब एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो हमारा इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा पास, एन ए एल। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा ई, तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल चार्ज Q इक्वल टू, हमने यहाँ क्या कर देना है इसको, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास NaL इतने इलेक्ट्रॉन है, E से मल्टीप्लाई करते टोटल चार्ज हमारे पास आ गया, चार्ज आ गया। बात करें टाइम की, टाइम वन, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने पर जो टोटल टाइम लगेगा हम उस टाइम की बात करें। तो टाइम इक्वल टू एज वी नो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, इसका स्पीड अपने क्या मान लिया, इसका वी डी, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये चार्ज मिल गया आपको, यहाँ पर टाइम मिल गया। तो एज वी नो करंट आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज हमने निकाला अभी यहाँ पे क्या है, NaLe है ना, NaLe, और ये पे आपका टाइम कितना है हमारा, टाइम इक्वल टू एल अपॉन वी डी। ठीक है, यहाँ से एल एल कैंसिल हो गया, NaE/V/d। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। छोटा सा डेरिवेशन है आपका, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेन अपने रेजिस्टेंस कंसेप्ट के ऊपर। रेजिस्टेंस आपका जो है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको आने चाहिए। अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, जो आप सबको मालूम भी होगा। आपने जो 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, और आपने 10th में पढ़ा था ओम्स लॉ, आपने 10th में ये पढ़ा था ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दो चीजें। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस जो है कई और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस केवल लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इनके अलावा और भी फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ओम्स लॉ है आपका, ओम्स लॉ का प्रूफ अभी हमने जो रिलेशन किया था I इक्वल टू NeA/V/d, इस रिलेशन को जब हमने प्रूफ किया था तो इस रिलेशन की हेल्प से हम ओम्स लॉ प्रूफ कर सकते हैं, जो हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ।
बाय द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट से ओम्स लॉ का प्रूफ करना सीख रहे हैं हम लोग। तो एज वी नो दैट I इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने किया था, वो क्या था हमारे पास, वो था E/m एन टाउ। ठीक है, ये हम अभी किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमारे पास n नंबर डेंसिटी फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का हमारा फिक्स होता है। ये E और E का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, m भी अंदर आता है, इस टाउ को अंदर ले लो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने इसको बाहर कर लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक, आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल डिफरेंस देखो, आपको प्रूफ करना है V इक्वल टू I है, यानी आपको वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए। करंट ऑलरेडी है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेके आना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है, E इक्वल टू V/L। ये आपका आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो E इक्वल टू हमारा V/L, यहाँ पे क्या हो जाएगा NE² A टाउ बाय m, और E की जगह पुट कर देंगे V/L। ओके, तो यहां से हमारे पास सिंपली V इक्वल टू क्या आ गया, mL/NE² A टाउ इनटू I। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा mL/NE² A टाउ और इनटू में I। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे करंट। तो देखो आपने पढ़ा है V इक्वल टू IR, ये सारे की सारी वैल्यूज हमारी कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट क्या दे दिया हमने R। ओके, दिस इज द ओम्स लॉ। तो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हमने R वर्ड दिया, ये R रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पता किया अभी, ये 10th में आपने पढ़ा था, R इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले से ही, और रिलैक्सेशन टाइम। दो चीजें और ऐड की हमारे पास, क्या, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। इनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला किया। यानी रेजिस्टेंस आपका किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, फर्स्ट आप लोग जानते हैं लेंथ पे, सेकंड एरिया, थर्ड एन फॉर नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी जो है सभी मेटल्स का, सभी कंडक्टर का डिफरेंट होता है, जो कि डिपेंड करता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो हम कह सकते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी अब नेचर वर्ड यूज कर सकते हो, नेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल। ओके, एंड फोर्थ इज टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम जो हमारे पास है ये डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। ठीक है, अब ये टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है इसको हम जान लेते हैं एक बार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस किस वजह से होता है, रेजिस्टेंस किस वजह से होता है बच्चे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, हर एक कंडक्टर में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कोलाइड होते हैं विद अदर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो हीट एनर्जी रिलीज होती है दैट अराइज, उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, उसके रेजिस्टेंस जनरेट होता है जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, किसकी वजह से आया हमारे पास, ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है आफ्टर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है इक्वल टू QE, है ना, और ma। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, उसका एक्सेलरेशन होता है, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। काइनेटिक एनर्जी गेन और लॉस होती है हीट की फॉर्म में, उस हीट एनर्जी की वजह से क्या जनरेट होता है, हमारा रेजिस्टेंस जनरेट होता है। अब रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पे। अगर आप किसी भी कंडक्टर को हीट करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं, हीट करने का मतलब क्या है, हीट करने का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी फ्री हैं कंडक्टर के अंदर, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, उनको हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है ना, हीट जो है, जो भी हम कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को अगर हम हीट देते हैं बच्चे, हीट देने की वजह से क्या होता है, ये हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, बर्नर लगा दो लोगों ने, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो बहुत ही अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं पहले से ही, हम कोई करंट पास नहीं भी करते तो भी क्या होता है वापस किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने की वजह से क्या होता है, वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हीट एनर्जी गेन करते हैं और भी ज्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं।
उनका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होती है, तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने की वजह से उनका जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, ओके, उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या होता है हमारे पास, वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। स्पीड बढ़ जाती है, वो टकराते हैं, कोलाइड होने के बाद फिर रेस्ट हो जाते हैं, फिर अगेन वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, फिर कोलाइड करते हैं, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्पीड बढ़ने की, हीट करने की वजह से क्या स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन कैसा है हमारा, इनवर्सली। तो आपका रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर की अगर हम बात करें, किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑन हीटिंग, हीट करने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज क्यों होता है ऑन अप्लाइंग हीट या हीटिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग, हमारे पास और भी एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का विद टेम्परेचर के साथ, ठीक है। एक रिलेशन है, जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का है वो वेरी करता है, चेंज होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेट रेजिस्टेंस आपका स्टार्टिंग में हमारा R0 था, ठीक है, और आफ्टर टेम्परेचर, आफ्टर हीटिंग उसका जो रेजिस्टेंस है वो RT हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। हमारे पास ये RT क्या है, आफ्टर हीटिंग रेजिस्टेंस, R0 क्या है, बिफोर हीटिंग यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा हमारे पास क्या होता है, ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और डेल्टा T आपका हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करना। तो ये हमारा रिलेशन, यहाँ से आप अल्फा भी निकाल सकते हैं, आप सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, अल्फा क्या होगा हमारा RT माइनस R0 डेल्टा T, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले के बेस पे आपके बेटे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं आपके एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा 3 न्यूमेरिकल कम से कम, एनसीईआरटी में 3 न्यूमेरिकल समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला आपका कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भी आपको एक क्वेश्चन बनाऊंगा इस टॉपिक के बाद इस फॉर्मूले के बेस पे। ये तो हो गया रेजिस्टेंस की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, रेजिस्टिविटी की अगर बात कर लेते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, और अभी हमने एक नया फॉर्मूला सीखा ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। ये दोनों ही रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर लो, इक्वल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रो L अपॉन A इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। LA से LA गया, रो इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये जो हमारे पास रो है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम का सीधा संबंध किसका था, टेम्परेचर के साथ, यानी कि नेचर एंड टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर पे, 4 फैक्टर रेजिस्टेंस देख लो, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे एंड टेम्परेचर पे, बट रेजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर डिपेंड करता है, नेचर पे एंड टेम्परेचर पे, ओके। तो अगर हम किसी कंडक्टर को हीट करें या किसी सेमीकंडक्टर को हीट करें तो किस तरीके से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वेरी करती है वो देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी कंडक्टर का हीट करोगे टाउ घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर के। बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी का भी सेम फॉर्मूला हमारे पास है। इसी तरीके से बात करें रेजिस्टिविटी के लिए, तो रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला है, रो टी, ठीक है, रो रेजिस्टिविटी आफ्टर टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेम फॉर्मूला, ठीक है। रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला हमारे पास है, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीज, रेजिस्टिविटी कंडक्टर की भी क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज होती है।
कब? हीट करने के साथ साथ। ठीक है, तो ये तो बात होगी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होते हैं आपकी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बट अभी आप 12th कर रहे हैं, 12th में भी आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा बेस अभी यहाँ से लेके चल देते हैं हम लोग। अभी क्या है कि क्या सेमीकंडक्टर केसेस में भी यही होता है क्या? सेमीकंडक्टर के केस में जो हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो भी हमारा क्या इंक्रीज होता है क्या? तो सेमीकंडक्टर की बेटा हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी हमारे पास किस वजह से होती है? हमारे पास इसमें हमारे डोपिंग्स होती हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे पास हमारे होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर केस में हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभी हम पढ़ा अल्फा। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? रो टी रो जीरो डेल्टा टी, सेम लाइक का रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारा अल्फा इस पे डिपेंड करता है किसी भी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस या किसी भी कंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में जो हमारा अल्फा होता है ना, अल्फा ये हमारा हो जाता है नेगेटिव। अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है, अगर अल्फा आपका पॉजिटिव है तो हीट करने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज, रेजिस्टेंस बाद में रेजिस्टिविटी बात करें लो, रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी हीट करने पे। ठीक है, अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है। और अगर आपका अल्फा नेगेटिव वैल्यू में आता है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज करने वाली है, रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी। किस तरीके? देखो रेजिस्टिविटी फॉर्मूला क्या हमारे पास? m/n² टाउ। ये अभी अपने बड़ा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब हम किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो टाउ हमारा फिर से क्या होगा? हमारा टाउ घटेगा। तो टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है? कंसेप्ट नंबर डेंसिटी का भी है, नंबर डेंसिटी। सेमीकंडक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है नंबर डेंसिटी का। तो जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं, जो सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उसमें एक्सेस नंबर ऑफ फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो और रिलीज हो जाते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा बात करें सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप की दो सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी टाइप हमारे होल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी यानी कि जो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, हीट करने पे ये भी चेंज होता है इसमें सेमीकंडक्टर के इसमें। और नंबर डेंसिटी का जो इंक्रीमेंट है, जो ये नंबर डेंसिटी इंक्रीज होती है वो रिलैक्सेशन टाइम की कंपेरिजन बहुत ज्यादा होती है। यानी आपका जो टाउ होता है वो तो आपका डिक्रीज हो रहा है बट नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है। और नंबर डेंसिटी जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा होता है किससे? रिलैक्सेशन टाइम से। तो नंबर डेंसिटी का यहाँ पे इंक्रीज ज्यादा है, सो रेजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? इसकी डिक्रीज। सेमीकंडक्टर केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है ऑन हीट करने पे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या कुछ ग्राफ है, उन ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए ग्राफ देखेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। तो देखो बेटे, आप लोगों ने ओम्स लॉ पहले पढ़ रखा है। ओम्स लॉ में आपका वीआई ग्राफ बनता है, वीआई ग्राफ है ना, वोल्टेज करंट ग्राफ। तो ये ग्राफ आप सब जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट बनता है। ठीक है, स्ट्रेट बनता है कब? इसके लिए कंडीशन है क्या? जब आपका जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, ये हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है। बट अगर हम किसी कंडक्टर को हीट करने लग जाए, टेम्परेचर बढ़ाने लग जाए, तो क्या ग्राफ ऐसे बनेगा? वीआई ग्राफ नहीं। अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो वीआई ग्राफ है वो लीनियर नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा वैरी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ हमारा फेल हो जाता है जब हमारा रेजिस्टेंस क्या है चेंज हो जाए, कि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, वीआई ग्राफ में जो स्लोप आपको दिख रहा है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारा किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप सब पहले से 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। बात करते हैं हम लोग इसकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ। ये तो वीआई ग्राफ है। कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर,
ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया टेम्परेचर। तो ग्राफ किस तरीके से वैल्यू चलेगा? अब देखो टेम्परेचर आपका 0 है, 0 से 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा। अब टेम्परेचर ये तो है नहीं कि 0 डिग्री से 2 डिग्री पे आ रहे हो आप तो रेजिस्टेंस वहीं से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो रेजिस्टेंस भी क्या है, किसी भी कंडक्टर का एक लिमिट तक क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यानी हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर टेम्परेचर 0 भी रहेगा ना, टेम्परेचर अगर हमारे पास 0 भी है तो रेजिस्टेंस का 0 हो जाएगा क्या? नहीं, रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होती है हमारे पास। रेजिस्टेंस हमारे पास होता है लेट R0, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा 0 डिग्री पे भी, ठीक है। तो 0 पे भी एक रेजिस्टेंस आपको लेके चल रहा है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है ये भी ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी हमारे पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ग्राफ, ये किसके लिए होता है, किसी भी कंडक्टर के लिए या मेटल के लिए, ठीक है। ये बात करें किसी भी कंडक्टर के लिए। अब बात करें किसी सेमीकंडक्टर के लिए, ओके, सेमीकंडक्टर की बात करें। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, हर एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी होती है। जो रेजिस्टिविटी वाला जो ग्राफ हमारे पास है रेजिस्टिविटी का, वो ग्राफ कैसा बनेगा? तो रेजिस्टिविटी ग्राफ, रेजिस्टिविटी ग्राफ, ये आपका रेजिस्टिविटी होगा सर, ये आपका होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है क्योंकि कंडक्टर के लिए जो आपका अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये नेगेटिव किसके लिए होता है हमारे पास? ये नेगेटिव हमारे पास होता है किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। नेगेटिव हमारे पास किसके लिए होता है चाहिए, हमारा सेमीकंडक्टर के लिए होता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? इसका ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर फॉर कंडक्टर। अब देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर केस में बच्चे क्या होता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर केस में आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है हमारे पास, ये हो जाता है नेगेटिव। टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से ये रेजिस्टिविटी जो होती है हमारे पास वो होती है डिक्रीज। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, इसमें डिक्रीज होती है इन केस में, सेमीकंडक्टर केस में, ओके। सेमीकंडक्टर का वोल्टेज करंट ग्राफ भी अलग है, आपको वो पढ़ोगे, आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास ना और भी मटेरियल है, कंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए। अभी क्या है हमारे पास कुछ एलॉय भी है, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आगे एलॉय। एलॉयस क्या होता है सब जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, ओके। तो मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो एलॉय में क्या देखा गया, एलॉय के अंदर हमारे कुछ एलॉय बनाए गए, मैंगानीज, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम, तो आप सबने देखा ही होगा नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम वायर वही आपकी हीटर में जो वायर लगी होती है, जो हीटिंग के लिए काम आता है। ये नाइक्रोम वायर, कॉन्स्टेंटन और मैंगानीज ये आपको मिलेंगे लैब में, ये आपके अपने घर में भी आपको होगा, ठीक है। तो एलॉयज में क्या होता है हमारे पास, एलॉय में क्या देखा गया, इनकी जो रेजिस्टिविटी है इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। मेटल का भी क्या है, मेटल का रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होता है, एलॉय का भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, बट ये बहुत ही कम था, बहुत ही कम इन कंपैरिजन टू कंडक्टर और मेटल। रेजिस्टिविटी जो एलॉय का था, ये जो चेंज हो रहा था, ये बहुत ही कम हो रहा था, और कुछ केस में तो हमारे नेग्लिजिबल था, कुछ केस में हमारा क्या था, ये हमारा नेग्लिजिबल था, ठीक है। क्या? एलॉय का जो रेजिस्टिविटी है जो है वो भी इंक्रीज होता है, बट कंडक्टर से कम होता है, ठीक है। और कई केस में नेग्लिजिबल भी होता है, इसलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलॉय को यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, ठीक है। रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंस कॉइल आप लोग लैब में देख लीजिएगा, लैब में आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स आप ओपन भी करके देखो, सिर्फ यूज नहीं करना, उसे खोल कर देखो एक बार, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर घर से ले जाओ और लैब में आप खोल कर देखो, आप देखेंगे रेजिस्टेंस इसके नीचे कॉइल्स बनी होती है, वो जो कॉइल्स होती है हमारी एलॉय कॉइल्स होती हैं, इन मटेरियल्स की बनी होती है, ठीक है। क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस मत देखो, रेजिस्टिविटी इनकी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से ही नाइक्रोम का हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, किस लिए, पानी गर्म करने के लिए या कुछ भी खाना बनाने के लिए वो यूज कर लेते हैं इसको। तो ये सब था हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल सिंपल से हमारे पास है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। ये दो क्वेश्चन पढ़ो और गिवन लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको दे रखा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो कि हमारा अल्फा होता है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। Let R naught be the resistance of wire made from this material at 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आपका जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसका जो रेजिस्टेंस था वो R0 था, यानी कि पहले। What should be the temperature of this object? अब इसका टेम्परेचर क्या होगा so that its resistance increase by, यानी आपको निकालना है टेम्परेचर, यानी नेक्स्ट जो है वो आपको निकालना है इंक्रीजेस बाय 2R, यानी कि आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या इसने बोला है इंक्रीजेस बाय 2R0, यानी पहले हमारे पास R0 था, अब 2R0 बढ़ा दो, यानी अब जो नया रेजिस्टेंस है उसमें वो हमारे पास क्या होगा 3R0। ठीक है, दैट्स इट। आपको क्या चाहिए टेम्परेचर चाहिए, आपके पास रिलेशन है। रिलेशन क्या है हमारे पास, आपने पढ़ा है अभी अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 डेल्टा टी। आपको मैंने यहाँ पे RT करवाया था ना, RT R0 इस तरीके से। तो एक वही बात है, RT यानी कि रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर, ये हमारा इनिशियल हो गया, ये हमारा इनिशियल हो गया। अल्फा आपको 0.004 गिवन है, R2 कितना है 3R 0, R1 0 R0 है, ये हमारा R0 है। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि T2 माइनस T1। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 0.004, ऊपर हो गया आपका 2R0, नीचे आया R0। T2 आपको फाइंड करना है, T1 आपको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो T2 इक्वल टू कितना आया 2/0.004। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, ये आ गया हमारा 500, तो T2 कितना आ जाएगा हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, उन्हें जरूर कर लेना। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। रेजिस्टेंस और भी कोई आपका कोई कंसेप्ट है, कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है।